हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर स्टडिंग एट योर होम, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहना बेटा। बिल्कुल भी आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है ना। जो ये हम सब के लिए बहुत टफ टाइमिंग है। आई होप कि आप घर में बैठे बैठे थोड़ा बोर भी फील कर रहे होंगे, बट इस टाइम को जब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती तो उस टाइम को भी हम सोच सकते हैं कि इस टाइम में हम अपने आप को कैसे चीयर अप कर सकते हैं। और वही इंसान सबसे बेस्ट होता है जो अपने आप को मुश्किल हालात में भी अपने आप को अच्छे से रखता है, अपने आप को बूस्टअप करके रखता है। तो जब हर चीज़ अच्छी होती है तब तो हर कोई अपने आप को खुश रख लेता है ना। लेकिन जब हर चीज़ क्रिटिकल होती है, सिचुएशंस एकदम पैनिक होती हैं, उस टाइम जो अपने आप को अच्छे से रखे, अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करे, अपने घर में बैठे अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा बहुत टाइम एंजॉय करे, तो वो जो ह्यूमन बीइंग होता है वो सबसे ज़्यादा लाइफ में बेस्ट होता है ना। तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जब स्कूल खुलेगा तो हम सब बिल्कुल बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिलेंगे। तो अभी जो है सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू जो है आप और मैं कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो प्लीज़ कंसंट्रेट करना, किसी भी चीज़ में कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो कम टू द टॉपिक। फिर हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। आप सबको पता है कि हम जो है अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, डैट इज़ द लिविंग वर्ड। एंड द लिविंग वर्ड में मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा रही हूँ। लिविंग वर्ड में हमने पढ़ा था करेक्टर की लाइफ क्या होती है। तो हमने बोला था कि जहाँ पर सेल होता है वहीं पर लाइफ होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट देयर आर 4 मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। डैट इज़, भाई 2 आप पढ़ भी चुके हो तो आप खुद से बता सकते हो। डैट इज़ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और फिर जो हमें अब पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, है ना। और फिर हमने ये बोला था कि इन करेक्टरिस्टिक्स में हमें ये देखना है कि ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। मतलब अगर ये हम किसी लाइफ में से आप हटा देते हो तो क्या वो लाइफ सर्वाइव कर सकती है या नहीं। तो ग्रोथ में आपने देखा था कि ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अगर आप ग्रोथ को हटा दो तो भी लाइफ सर्वाइव कर सकती है। रिप्रोडक्शन में भी ऐसे ही आपने देखा था कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अगर कोई बंदा, कोई ह्यूमन बीइंग जो है, कोई कपल जो है, वो उसके पास फर्टिलिटी पावर नहीं है, वो इनफर्टाइल है, तब भी वो सर्वाइव कर रहा है। ओके, अब हम अपने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आ रहे हैं, डैट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो जो हमारा थर्ड, मैंने यहाँ पर थर्ड क्यों लिखा, फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं ग्रोथ, सेकंड हम पढ़ चुके हैं डैट इज़ रिप्रोडक्शन, नाउ द थर्ड इज़ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज़ द, जो मेटाबॉलिज्म होता है, हम ऐसा अगर हम कॉमन में बोले कि मेटाबॉलिज्म इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस occurring in our body। ठीक है। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म को डिफ़ाइन करेंगे तो हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, उन सब का सम टोटल करेंगे तो उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ को, ग्लूकोज है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ग्लूकोज को डिग्रेड करते हो, तोड़ते हो ताकि उसमें से एनर्जी निकले, है ना। और आप क्या करते हो, जब हमारी बॉडी में देखो, हमारी बॉडी में, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि 2 तरीके। अब मेटाबॉलिज्म पहले मैंने आपको क्या समझाया कि जो मेटाबॉलिज्म है वो सारे रिएक्शंस का, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं उन सब का सम टोटल है। यानी कि जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस चल रहे हैं उन सबको सम अप करोगे तो उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब मेटाबॉलिज्म, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। डैट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, ठीक है, ग्लूकोज का जब बनते हैं, और ग्लूकोज जब, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा ना, और रेस्पिरेशन भी पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ 6CO2
plus 6H2O give rise to C6H12O6 plus 6O2। ठीक है, तो C6 हाँ जी, C6CO2 आपको पता है CO2 क्या है, दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। 6H2O, H2O क्या है, वाटर। C6H12O6 दिस इज़ ग्लूकोज, है ना, और विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, ये आपने कहाँ पढ़ी है छोटेपन में बेटा, जब आप छोटी क्लासेस में थे, मुन्नी सी क्लासेस में थे, तो वहाँ पर आपने कहाँ पढ़ी थी ये, वहाँ पर आपने बोला था, हाँ कुछ बच्चे इसको देखकर बोलेंगे यस दिस इज़ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो बनता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अब आप देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 6CO2 मतलब CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो हमारा वाटर है, इन दोनों का समअप कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का आप क्या कर रहे हो, समअप कर रहे हो, है ना। तो अगर आप किसी चीज़ को जोड़ रहे हो और जोड़ने से कोई चीज़ बना रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है, इफ़ यू आर एडिंग समथिंग एंड मेक अ एनर्जी रिच्ड कंपाउंड, ठीक है, आप दो चीज़ों को जोड़े हो और एक ऐसा कंपाउंड बना रहे हो जो एनर्जी रिच है, किसी का समअप करने से आप बना रहे हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबोलिज्म, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एनाबोलिक रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है बेटा, फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक रिएक्शन है, मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बोल रही हूँ, इफ़ वी ऐड समथिंग टू मेक अ बिगर थिंग विच इज़ हाईली एनर्जी रिच, ठीक है, देन द रिएक्शन इज नोन एज एनाबोलिक रिएक्शन एंड द प्रोसेस इज नोन एज एनाबोलिज्म। ओके, नाउ व्हाट इज कैटाबोलिज्म। अब हम देखते हैं कि कैटाबोलिज्म क्या है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी रिएक्शन का जस्ट रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। कोई और रिएक्शन अगर हम लेंगे तो वो आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि यही जो रिएक्शन है इसी को हम जस्ट रिवर्ट बैक कर रहे हैं, ताकि एक ही रिएक्शन से आपको एनाबोलिज्म भी समझ में आ जाए और कैटाबोलिज्म भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कैटाबोलिज्म होता है वो क्या होता है, कैटाबोलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम क्या कर देते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 को रिवर्ट बैक कर देते हैं, यानी कि हम अब इसको तोड़ रहे हैं, तोड़ने से क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O। आपने कुछ नहीं करा है, जस्ट इस रिएक्शन का उल्टा कर दिया है, मतलब यहाँ पर आपने CO2 और वाटर को यूज़ किया था और ग्लूकोज बनाया था, यहाँ पर क्या करा, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया। ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज कराओगे तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज टूट जाएगा। और आपको पता है जब आपके बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी को ताकत चाहिए होती है, तो क्या होता है, हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं हमारी। और ये काम कहाँ चलता है, ये पूरा का पूरा काम कहाँ चलता है, हमारी बॉडी के सेल के अंदर। बेटा देखो, अभी तो ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें क्या है, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कैसे होता है सेल में ऑक्सीडेशन, ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट में या रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में। जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। तो इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है रिगार्डिंग टू द बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं सेल के अंदर, ताकि ग्लूकोज में जितनी भी एनर्जी है वो बाहर निकले और उस एनर्जी का हम यूज़ कर सके फॉर आर डिफरेंट फंक्शंस, जो कि हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे हमने इसको तोड़ा तो इसमें से क्या हुआ, CO2 निकला, है ना, प्लस वाटर में टूटा, प्लस इसमें से बहुत सारी क्या निकली, एनर्जी निकली, है ना, इसमें बहुत सारी एनर्जी निकली और उस एनर्जी को हमने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर ली। ओके, तो अगर हम किसी हाईली एनर्जी रिच कंपाउंड को, अगर हम किसी हाईली एनर्जी रिच कंपाउंड को तोड़ते हैं,
ठीक है, तोड़ते हैं ताकि हम उसमें से एनर्जी को निकाल सकें, ताकि हम उसमें एनर्जी को निकाल सकें, ताकि एनर्जी जो है वो हम अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया एनाबोलिज्म क्या होता है, जिसमें हम किसी चीज़ का सम अप करते हैं। कैटाबोलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म बोलेंगे। और जब हम एनाबोलिक रिएक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म बोलेंगे। और कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म के सम अप को, कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म के सम अप को हम मेटाबोलिज्म बोलते हैं। अब समझ में आपको आया होगा। हमारी बॉडी में देखो दो ही काम होते हैं, या तो हम कोई चीज़ बनाते हैं या फिर हम कोई चीज़ तोड़ते हैं, है ना। या तो हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं ताकि उसमें से एनर्जी निकले। तो दोनों ही काम हम कर रहे हैं। तो ये इसी का पूरे का सम अप करना, एनाबोलिक रिएक्शंस का और कैटाबोलिक रिएक्शंस का सम अप करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलिक रिएक्शंस। इसीलिए हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, राइट। ओके, नाउ अब फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैंने आपको क्या बोला कि ये जो रिएक्शन है ये कहाँ चल रही है, सेल के अंदर। मैंने बोला ना, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी है, आपको एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी आप अपनी बॉडी के लिए यूज़ करोगे, है ना। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सेल में। अब सपोज यही वाला रिएक्शन, ये जो सेम रिएक्शन है, ये हमारा सेल के अंदर नहीं हो रहा। मैंने आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कट बताई थी बेटा, क्या बताया था मैंने आपको कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल अगर होगा तभी हम लाइफ को डिफाइन कर सकेंगे कि हाँ इसमें लाइफ है, यानी कि लाइफ होने के लिए सेल का होना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इस रिएक्शन को सेल के अंदर नहीं कर रहे हैं, हम इस रिएक्शन को कहाँ कर रहे हैं, इन विट्रो कर रहे हैं। अब इन विट्रो क्या होता है, इन विट्रो का मतलब होता है लैबोरेटरी कंडीशन, कि हम इसको सेल के अंदर नहीं कर रहे। सेल के अंदर करेंगे तो कहाँ करेंगे, नेचुरल तरीके से करेंगे, ठीक है। बट हम इसको अब नेचुरल तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम इसको आर्टिफिशियल मेथड से कर रहे हैं इन लैबोरेटरी कंडीशन, और लैबोरेटरी कंडीशन को हम इन विट्रो कंडीशन बोलते हैं। अब अगर ये रिएक्शन सपोज, ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो हम इन विट्रो में करेंगे, तो ये जो रिएक्शन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन जो है वो लिविंग कहलाएगा? मेरी बात आप समझ रहे हो? मैंने बोला लाइफ को डिफाइन करने के लिए सेल का होना ज़रूरी है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल है, आप इधर ध्यान से देखो, ये सेल है ना। ये सेल किस किस का बना होता है आपको पता होगा, ये सेल कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट फॉर्म में हम CHO लिखते हैं, है ना। ये जो सेल होता है इसमें प्रोटीन्स भी मिलते हैं, ये जो सेल होता है इसमें फैट भी मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है वो फर्दर हम चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सेल में हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कोई लिविंग थिंग है क्या? नहीं है। प्रोटीन क्या है, कोई लिविंग थिंग है क्या? नहीं है। फैट क्या है, कोई लिविंग थिंग है क्या? नहीं है। बट व्हेन दीज थिंग्स पुट इनसाइड द सेल, बट जब ये सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग हैं किसी सेल के अंदर आ जाती हैं, तो वो कैसी हो जाती हैं, लिविंग हो जाती हैं। वो किसी सेल को लाइव बना देती हैं। और जब सेल हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हम बोलते हैं यस वी आर अलाइव। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो नॉन लिविंग थिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। इनके पास कोई लाइफ नहीं है, बट सेल के अंदर जैसे ही आ रहा है इनके पास लाइफ आ रही है, बिकॉज सेल हैज़ लाइफ। तो सेल के पास लाइफ है तो जो चीज़ उसके अंदर आएगी उसके पास भी लाइफ आ जाएगी, है ना। बट अगर आप कार्बोहाइड्रेट को सेल के अंदर से निकाल दो, बाहर रख दो, प्रोटीन को आप सेल के अंदर से बाहर निकाल दो, फैट को आप सेल के अंदर से बाहर निकाल दो, समझ में आ रहा है। जब ये सारी चीज़ें सेल के अंदर थी तो हमने बोला ये चीज़ लाइव थी, बट ये जो सारी चीज़ें सेल से हमने बाहर निकाल दी तो क्या ये लाइव रहेंगी? आपका आंसर होगा नहीं, बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये तो नॉन लिविंग थिंग्स थे, ये तो सेल के अंदर आकर लाइव हुए हैं। अगर हमारे पास भी सेल नहीं होते तो हम भी लाइव नहीं रहते।
अगर हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं चलते तो हमारा सेल लाइव नहीं रहेगा, और हमारा सेल लाइव नहीं रहेगा तो हम भी लाइव नहीं रहेंगे। मेरी बात समझ में आई? अगर हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं चलेंगे तो हमारा सेल लाइव नहीं रहेगा, और अगर हमारा सेल लाइव नहीं रहेगा तो हम भी लाइव नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ सेल के अंदर जैसी ये चीज़ें आ रही हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराने के लिए तो हमारा सेल लाइव है, बट जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को बाहर निकाल दे रहे हैं सेल से तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो अलाइव नहीं है। समझ में आ रहा है? वो हमारा अलाइव नहीं है। प्रोटीन जो है वो हमारा अलाइव नहीं है, फैट जो है वो हमारा अलाइव नहीं है। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर है, अगर कोई रिएक्शन सेल के अंदर चल रहा है तो वो लाइव है, ठीक है। अगर वही रिएक्शन लेबोरेटरी कंडीशन में चल रहा है, बाहर चल रहा है सेल के, तो वही रिएक्शन जो है वो अलाइव नहीं है, ठीक। तो अगर यही कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो सेल के अंदर और सेल के अंदर चल रहे हैं तो वो अलाइव हैं। अगर वही रिएक्शन सेल के बाहर चल रहे हैं तो वो अलाइव नहीं है, ठीक है। अब मेरी एक बात, अब ये तुम्हें समझ में आ गया, तो अब क्या बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग और नॉट। क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है या नहीं? तो आप बोलोगे यस, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग organism. Yes, metabolism is a defining feature of a living organism. कैसे? मैंने आपको बताया ना कि सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो सेल लाइव है। इसका मतलब सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म है, सेल लाइव है, सेल लाइव है तो हम भी लाइव है। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं है, रिएक्शंस नहीं चल रहे हैं तो सेल डाई कर जाएगा, सेल डाई कर जाएगा तो हम भी डाई कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हर कोई जो भी चीज़ इस दुनिया में अलाइव है उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चलना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस नहीं चलेंगे तो सेल अलाइव नहीं रहेगा। अगर सेल अलाइव नहीं रहेगा तो कोई भी इस दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अलाइव नहीं रहेंगी। तो ये पहला ऐसा फीचर आया है जिसकी वजह से जो ये हमारी लाइफ को डिफाइन कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? हमारी लाइफ को डिफाइन कर रहा है। ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म के बारे में था। अब जो हमारा फोर्थ करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो हमारा फोर्थ करेक्टरिस्टिक है डेट इज कॉन्शियसनेस। अब हम अपने फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डेट इज कॉन्शियसनेस। आपको पता है ना कॉन्शियसनेस क्या होता है? हाँ, यस, इमीडिएटली आपके माइंड में आएगा कि अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, कूल है, ड्राई है, ठीक है, बाहर जो है विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, बाहर रेनफॉल हो रही है, बाहर स्नोफॉल हो रही है, मतलब कोई भी चीज़ जो हम अपने इन्वायरमेंट में सेंस कर रहे हैं, इमोशंस है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या है बेटा? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की हमारी बॉडी की एबिलिटी, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर वो यूकैरियोट्स हो, उनका अपने इन्वायरमेंट को सेंस करना। मेरी बात समझ में आ रही है? उनको अपने इन्वायरमेंट को सेंस करना, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करके उसको रिस्पॉन्ड भी करना। पहले आप सेंस करोगे ना कि बाहर बारिश आ रही है, फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी करोगे। तो सेंस करना है और फिर रिस्पॉन्स करना है टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इस कंडीशन को, इस हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, क्या आप डिफाइन कर सकते हो मुझे कि कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ओके,
टेक अ 2 मिनट्स, इस वीडियो को पॉज करना और फिर सोचना और दोबारा से इस वीडियो को ऑन करना और फिर देखना कि मेरा आंसर आपके आंसर से मैच करता है कि नहीं. इफ़ योर आंसर मैच विद माय आंसर दैट इट मीन्स दैट यू आर जीनियस स्टूडेंट. और जिसका आंसर नहीं भी मैच करा, कोई घबराने वाली बात नहीं है. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर. ओके, तो कॉन्शियसनेस क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं. मैंने ध्यान से सुनना. कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से सेंस कर रहे हैं. अगर हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर पा रहे हैं और फिर रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस. और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ बेटा ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं जिनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर होती है. अब ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है ये क्या होता है? मतलब अपने आप को जानने की बात. हम अपने आप को भी जान सकते हैं. जैसे और एनिमल्स आप देखते हो ना, डॉग देखते हो, ठीक है, कैट देखते हो, ये अपने आप को सेंस नहीं कर पाते हैं. ये केवल इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं. मेरे अंदर क्या, कभी आपने देखा किसी डॉग को, किसी कैट को कि वो अपने इमोशंस को महसूस कर रहा है और फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं. ठीक है, वो केवल, उनके पास क्या एबिलिटी होती है? केवल अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए. और वो आपको भी रिस्पॉन्ड करते हैं. आपको क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो? क्योंकि आप इन्वायरमेंट का एक पार्ट हो, आप बाहर हो, आप उनकी बॉडी से बाहर हो. तो बाहर जितनी भी चीज़ें होती हैं केवल वो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो अपने आप को रिस्पॉन्ड नहीं करते. अगर वो अपने आप को रिस्पॉन्ड करते तो आज हमारी तरह वो, उनको पैसे भी चाहिए होते हैं, उनको होम भी चाहिए होता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट दुनिया की सारी नीड्स चाहिए होती हैं. तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग के पास ही केवल एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर होती है, यानी कि अपने खुद के बारे में सोचने की और अपने खुद के बारे में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को अवेलेबल कराने की हमारे पास पावर होती है. राइट. अच्छा, उसके बाद क्या बात हम करते हैं? ठीक है, उसके बाद हमने ये बात करती है कि जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, अगर हम एक बात करते हैं. ये आपका ना एक बार नीट में एग्जाम में पूछा गया था कि इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोमा, ठीक है, अगर किसी पर्सन को कोमा में गया है तो क्या वो अलाइव है या फिर वो अलाइव नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इफ़ अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम कोमा, अगर किसी पर्सन को कोमा की बीमारी है, कोमा में वो जा चुका है, तो क्या आप उसे अलाइव कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे? तो पहले फिर से 2 मिनट के लिए बेटा इस वीडियो को पॉज करना और सोचना कि क्या हम कोमा पर्सन को अलाइव कहेंगे या नहीं कहेंगे. तो आपका आंसर फिर अगर मेरे आंसर से मैच करेगा तो आप बोलोगे यस मैम का आंसर मैच कर गया. और जिन बच्चों का नहीं करा, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे करके आप पढ़ोगे, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा, है ना. तो हम ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यस ही और शी इज़ अलाइव बिकॉज क्यों? अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों बोला कि आपने वो अलाइव है? अलाइव होने के लिए तो सेल्फ कॉन्शियसनेस चाहिए, अलाइव होने के लिए तो कॉन्शियसनेस चाहिए. ना तो वो खुद को रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, ना ही वो अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर पा रहा है. इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने को क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस. अपने आप को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस. तो कोमा वाला पर्सन ना तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कर पाता है और ना ही कॉन्शियसनेस कर पाता है, बट फिर भी आप उसको अलाइव क्यों बोल रहे हो? तो इसीलिए बेटा सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं. तो आप बोलोगे यस कॉन्शियसनेस इज़ द डिफाइनिंग फीचर. अगर हमें लाइव रहना है, फॉर एग्जांपल आप खुद को ही ले लो, अगर आपके अंदर से सेल्फ कॉन्शियसनेस हटा दो और कॉन्शियसनेस हटा दो तो क्या आप लाइव रहोगे? नहीं रहोगे, है ना. बट अब क्वेश्चन क्या है कि कोमा वाले पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं है और कॉन्शियसनेस भी नहीं है ना. और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये डिफाइनिंग फीचर है. तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार मैम ने तो बोल दिया कि डिफाइनिंग फीचर है, मतलब अगर इसको हम अपनी बॉडी से हटा देंगे तो इंसान मर जाएगा, बट फिर भी कोमा वाला पर्सन अलाइव है. इसलिए बेटा क्योंकि मैंने आपको 2 डिफाइनिंग फीचर बताए. एक बताया आपको मेटाबॉलिज्म, है ना, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ तो थे नहीं, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर था. दूसरा आपका जो डिफाइनिंग फीचर था दैट इज कॉन्शियसनेस. अब इन दोनों में से एक का होना ज़रूरी है. कोमा वाले पर्सन में कॉन्शियसनेस नहीं होता बट उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस
चलते रहते हैं, ग्लूकोज उसकी बॉडी में पहुंचाते रहते हैं, वो ग्लूकोज से अपनी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी सेंस उसके बॉडी के सारे जो होते हैं वो रहते हैं, मतलब अलाइव रहते हैं, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, वो सारी चीज़ों को सेंस करता है बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है ना। तो उसके अंदर अगर कॉन्शियसनेस नहीं है लेकिन उसके अंदर एक डिफाइनिंग फीचर है, तो अगर एक भी डिफाइनिंग फीचर रहता है तो वो पर्सन अलाइव रहता है। अगर मेटाबॉलिज्म है नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे डिफाइनिंग फीचर में से, मेटाबॉलिज्म में से और कॉन्शियसनेस में से सबसे अच्छा डिफाइनिंग फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। और कॉन्शियसनेस भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, बट कोमा पर्सन में कॉन्शियसनेस ना होने के बाद भी उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, इसीलिए वो अलाइव रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप चारों के चारों हमारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि ग्रोथ क्या होता है, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, बट व्हेन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इनसाइड द सेल देन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर अलाइव। व्हेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर आउटसाइड द सेल देन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस are not live. So for a life the metabolic reaction is very necessary to occur inside the cell, and the consciousness is also necessary, but for a coma person if consciousness is not present then with the help of this metabolism they can live their life, है ना। Okay, thank you so much, bye bye.